हेलो एवरीवन। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ यूनिट नंबर 1 एंड आज का टॉपिक रहेगा हेलिक्स और सिलिंड्रिकल हेलिक्स। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हेलिक्स होता कैसे है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये होता है हेलिक्स। आपने डीएनए की स्ट्रक्चर देखा होगा ज़रूर क्लास 10th में। तो वो जो स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, वो क्या होता है, वो एक हेलिक्स होता है। तो बेसिकली इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं, राइट। हेलिक्स कहते हैं। नाउ सिलिंड्रिकल हेलिक्स क्या है, ये दोनों सेम ही है। एक हेलिक्स जो सिलेंडर पर आ जाए, लाइक ये हमारा यहाँ पर कोई सिलेंडर है लाइक दिस, देन एक हेलिक्स जो कि हमारा यहाँ पर इस टाइप से हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सिलिंड्रिकल हेलिक्स, राइट। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है हेलिक्स या सिलिंड्रिकल हेलिक्स, ये तो मैंने आपको इन जनरल बताया कि भाई ये हेलिक्स होता है। लेकिन मैथमेटिकल टर्म में अगर आपको इसकी डेफिनेशन देखनी होगी तो क्या होगी, जैसे यहाँ पर लिखी है, एक कर्व विच लाइज ऑन सिलेंडर, राइट, जो सिलेंडर पर लाई करे और कट्स जनरेटर एट कांस्टेंट एंगल इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल हेलिक्स। आई नो आपको जनरेटर के बारे में नहीं पता है, और थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं कि जनरेटर होता क्या है, तभी ये डेफिनेशन हमको समझ में आएगी। देखिए, जनरेटर अगर मैं सिंपल टर्म में कहूँ तो जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर जैसे लेट्स से ये हमारा यहाँ पर कोई सिलेंडर है, तो ये जो हो जाएगा, राइट, ये जो हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जनरेटर हो जाएगा। जनरेटर का सिंपली मतलब होता है जिससे सिलेंडर बना हो। लेट्स से कि भाई ये कोई, लेट्स से ये हमारा यहाँ पर जनरेटर है। अगर मैं इसको इस टाइप से घुमाता हूँ, लेट्स से इस टाइप से मैंने इसको घुमाया, तो आप देख रहे होंगे ऐसा घूमने से क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। जो सिलेंडर जो बनेगा ऐसे घूमने से, इससे, तो ये जो क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर जनरेटर हो जाएगा, क्योंकि जो सिलेंडर इससे घुमाने से बनेगा वो इससे ही तो बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर इसका जनरेटर हो जाएगा। जो सिलेंडर बनेगा उसका जनरेटर क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी। तो इसी प्रकार हर एक सिलेंडर का एक जनरेटर होता है। लेट्स से ये हमारा यहाँ पर कोई सिलेंडर है, तो हमने कहा कि भाई ये इसका क्या है, ये इसका जनरेटर है, राइट। तो जनरेटर होता है हमारा यहाँ पर ये, या मैं कहूँ थोड़ा सा सिंपल टर्म में अगर मैं कहूँ तो एक फिक्स्ड डायरेक्शन, राइट। मैं इसको कह सकता हूँ जनरेटर को एक फिक्स्ड डायरेक्शन। फिक्स्ड डायरेक्शन तो क्या है हेलिक्स की डेफिनेशन। हेलिक्स की डेफिनेशन ये है कि भाई एक ऐसा कर्व जो कि सिलेंडर पर हो। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि भाई वो सिलेंडर पर हो। इसको मैं अलग लिखता हूँ। सबसे पहली डेफिनेशन का हमारा टर्म है कि भाई हेलिक्स क्या है। हेलिक्स क्या है, हेलिक्स में सबसे पहला टर्म है कि भाई एक सिलिंड्रिकल हेलिक्स सो सिंपली मीन्स एक ऐसा कर्व जो कि सिलेंडर पर लाई करे, राइट। ये पहली डेफिनेशन का पहला पार्ट है, राइट। एक कर्व जो सिलेंडर पर लाई करे। दूसरा पार्ट है कि जो जनरेटर के साथ, जनरेटर क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन किसी भी सिलेंडर की, राइट। आप जनरेटर क्या होता है, जिससे वो सिलेंडर बना हो उसको हम कहते हैं जनरेटर। तो वो जनरेटर के साथ जो टेंजेंट है उसकी, या जो कर्व है, यहाँ पर ये कर्व लिखा गया है, द कर्व सिंपली मीन्स की टेंजेंट जो होगी, जो कर्व या टेंजेंट उस जनरेटर के साथ एक फिक्स्ड एंगल पर हो। क्या हो, एक हमारा यहाँ पर कांस्टेंट एंगल पर हो, फिक्स्ड एंगल पर हो। लेट्स से कि ये कोई हमारा यहाँ पर सिलेंडर है और ये हमारा यहाँ पर एक कर्व है, ये हमारा यहाँ पर कोई एक कर्व है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा सिलेंड्रिकल हेलिक्स। नाउ अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई एक टेंजेंट, टेंजेंट का सिंपली मतलब जो एक कर्व हो जाएगा, जो कर्व हमारा यहाँ पर जनरेटर के साथ एक कांस्टेंट एंगल पर हो। ये अगर मैं कहूँ ये हमारा यहाँ पर जनरेटर है, ये कर्व हमारा यहाँ पर जनरेटर है, तो इसके साथ ये क्या हो, कांस्टेंट एंगल पर हो। ये जो एंगल हो ये कांस्टेंट हो, तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये हेलिक्स है, ये हेलिक्स है। ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी हेलिक्स की। अगर देखिए मैंने यहाँ पर ये कहा, ये क्या है, ये जो हमारा यहाँ पर जनरेटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है जो बदलता नहीं, राइट। तो इसलिए हम उसको जनरेटर कहते हैं, या कहीं कहीं आपको डेफिनेशन में जनरेटर के स्थान पर फिक्स डायरेक्शन देखने को मिलेगा। तो वो बेसिकली एक ही होता है। तो ये होता है फिक्स डायरेक्शन। अब चूंकि हमको फिक्स डायरेक्शन चाहिए, तो लेट्स से इसको हम डिनोट करते हैं ए से, राइट। ए से हम इसको, मैं अगर डिनोट करूँ ए से, या यूनिट वेक्टर ए से, क्योंकि डायरेक्शन ही चाहिए, मैग्नीट्यूड की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जनरेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, जनरेटर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। तो हम डायरेक्शन के लिए इसको डिनोट करते हैं लेट ए कैप से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने कहा कि भाई ये ए कैप है, और ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर टेंजेंट है टी, ये हमारा यहाँ पर टेंजेंट है टी। तो अगर मैं टी डॉट ए लिखता हूँ, टी डॉट ए, टी तो आपको पता है ये यूनिट होता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी डॉट ए, तो ये क्या हो जाएगा, टी का मोड, ए का मोड इंटू कोस एल्फा। एल्फा कहाँ, एल्फा क्या है हमारा यहाँ पर, एल्फा एंगल बिटवीन टी एंड ए। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब टी क्या है, टी तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है, दैट मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक हो जाएगा। ए क्या है, ए हमने ऑलरेडी यूनिट वेक्टर लिया है, तो इसका भी 1 हो जाएगा इंटू कोस एल्फा। या टी डॉट ए, जो कि ये यूनिट है, दोनों बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा कोस एल्फा। क्या हो जाएगा, ये
कोस अल्फा हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बेसिकली डेफिनेशन होती है हेलिक्स की, जो हमको पता होना चाहिए। और इसी के आधार पर इसी में एक थ्योरम है जो लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में, जो है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कर्व टू बी ए हेलिक्स। इसने कहा अगर किसी कर्व को हेलिक्स होना है तो जो टोर्सन है, जो कर्वेचर है, और जो टोर्सन है, जो कप्पा है, और जो हमारा यहाँ पर टोर्सन है टो, उसका जो रेशो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए एक डेफिनेशन हमने पढ़ी कि भाई क्या होगा हेलिक्स, हेलिक्स वो होगा जो सिलेंडर पर लाई करे और जो जनरेटर है उसके साथ एक कांस्टेंट एंगल पर वो हो। दूसरी डेफिनेशन अगर हम थ्योरम की देखें तो थ्योरम में ये कहा गया है कि भाई एक और डेफिनेशन हेलिक्स की हो सकती है, वो क्या होगी कि भाई कर्वेचर और टोर्सन का जो रेशो है वो कांस्टेंट हो, और ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए हम हमारे पास ये जो डेफिनेशन है हेलिक्स की, उससे हम ये प्रूफ करते हैं कि भाई एक कर्व जो होगा वो हमारा यहाँ पर हेलिक्स हो जाएगा जब वो हमारा वो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए नेसेसरी कंडीशन, देखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमको दोनों ही ये प्रूफ करने होते हैं। नेसेसरी कंडीशन में जो हमसे कहा गया है हम वही प्रूफ करते हैं, और सफिशिएंट कंडीशन में हम उसका उल्टा प्रूफ करते हैं। तो हमसे कहा गया है भाई लेट ए कर्व टू बी ए हेलिक्स, लेट ए कर्व is helix, then we have to show kappa upon tau is constant। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन, उसमें हम मानेंगे कि जो कर्व है वो हेलिक्स है और हमको ये शो करना है। जो सफिशिएंट कंडीशन होगी उसमें हम इसको मानेंगे और तब हम प्रूफ करेंगे जो कर्व होगा वो हेलिक्स होगा, इसका उल्टा हम उसमें प्रूफ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि भाई जो कर्व है लेट्स से वो हेलिक्स है और हम प्रूफ करेंगे इसको। दूसरी कंडीशन में जो सफिशिएंट कंडीशन होगी उसमें हम इसको मानेंगे और प्रूफ करेंगे कि जो कर्व है वो हेलिक्स है। इसमें हमने कर्व हेलिक्स को ऑलरेडी मान लिया है और हम ये प्रूफ करने वाले हैं, राइट। देखिए द कर्व, जो भी कर्व है वो अगर हेलिक्स है तो एक कंडीशन उसमें ये पूरी होगी कि जो टेंजेंट है टी और जो हमारा यहाँ पर जनरेटर है ए, राइट, वो हमारा यहाँ पर क्या होगा एक कांस्टेंट एंगल पर होगा। जैसा कि मैंने कहा जो कि होता है टी का मोड ए का मोड इंटू कोस एल्फा। इनके बीच क्या एंगल होता है, इनके बीच एंगल एल्फा होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन में बताया। नाउ टी डॉट ए इज इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा कोस एल्फा, राइट। मैंने आपको बताया क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि ये दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं। ए क्या है, ए क्या है, ए हमारा यहाँ पर फिक्स डायरेक्शन, ये वाली जो फिक्स डायरेक्शन है, राइट, ये जो फिक्स डायरेक्शन है सिलेंडर की, उसको हमने यहाँ पर क्या कहा यूनिट वेक्टर ए, उसको हमने नाम दिया है। तो ये जाएगा इस टाइप से। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू एस तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा डी टी अपॉन डी एस। ए हमारा यहाँ पर क्या है कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, ए हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये हमारा यहाँ पर बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर कोस का माइनस के साइन अल्फा। कोस अल्फा क्या है, देखिए कोस अल्फा हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, कोस अल्फा भी कांस्टेंट है, क्योंकि अल्फा क्या है जो हमारा यहाँ पर है, अगर आप देखोगे डेफिनेशन में तो क्या है कांस्टेंट एंगल है। क्या है ये कांस्टेंट एंगल है। अगर एंगल कांस्टेंट नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है माइनस साइन अल्फा हो जाता, लेकिन ये कांस्टेंट है तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। या इसको मैं कह सकता हूँ ए डी टी अपॉन डी एस को हम टी डॉट लिख सकते हैं, टी डैश इज इक्वल टू जीरो, राइट। ए इंटू टी डैश इज इक्वल टू जीरो। ए नहीं है, ये बेसिकली क्या है ए है, राइट, ये यूनिट वेक्टर ए है, ए है। अगर आपको पता हो हमने यहाँ पर जो सीरेट फेरनेट फॉर्मूला होता है उसमें हमने देखा था कि भाई टी डैश जो होता है वो होता है कप्पा एन के, कप्पा एन के इक्वल वो होता है, तो इसके साथ मैं कप्पा एन लिख सकता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट कप्पा एन इज इक्वल टू जीरो, या हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा ए, ये हमारा यहाँ पर यूनिट वेक्टर ए है, राइट। ये आपको याद रखना, अगर मैं कैप नहीं लिखता हूँ तो सिंपली इसका मतलब यूनिट वेक्टर ही रहेगा, राइट। तो कप्पा जो कि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो। नाउ ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो, ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है, ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो का मतलब है, देखिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है दैट मीन्स भी क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, उनके बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स ए और एन ये क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जो ए है वो हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर है एन के, जो ए है जो हमारे पास जनरेटर है जो फिक्स डायरेक्शन है वो नॉर्मल जो होता है प्रिंसिपल नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स वो लाई करता है उस प्लेन में, लाई ऑन दैट प्लेन that contain B and T, राइट। अगर n के परपेंडिकुलर है
तो वो कौन से प्लेन में लाई करेगा, बी और टी के, क्योंकि एन बी और टी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ए एन के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ए जो होगा वो लाई करेगा बी और टी में, तभी तो वो एन के परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स अगर हमारा यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर पाऊँ, तो ये हमारा यहाँ पर लेट्स से इस टाइप से है, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको नहीं करते हैं, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा टी टेंजेंट, ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, बाई नॉर्मल। तो ये बी और टी जो ए होगा वो किस प्लेन में लाई करेगा, बी और टी में। दैट मीन्स अगर मैं इसको कहूँ तो वो कुछ इस टाइप से लाई करेगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा ए। और बी जो ए और टी है, जो जनरेटर और टेंजेंट उनके बीच एंगल क्या होता है, एंगल हमने यहाँ पर अभी बताया था आपको क्या होता है, एंगल क्या होता है, टी और ए के बीच में अल्फा एंगल होता है, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा अल्फा। टी और बी क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। दैट मीन्स अगर ये अल्फा है तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा, राइट, 90 माइनस अल्फा। नाउ अगर आपने पढ़ा हो, राइट, कुछ इस टाइप से होता है। अगर हमारा यहाँ पर ये दो कोऑर्डिनेट हैं, ये हमारा यहाँ पर लेट्स से एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर ये हो जाएगा आई कैप, ये जे कैप, और एक हमारा यहाँ पर इस टाइप से कुछ है, ये हमारा यहाँ पर पी, और हमको हमारा यहाँ पर ये लेट्स से ये हमारा यहाँ पर ए है, ये हमारा यहाँ पर लेट्स से इट्स ओ, लेट्स से इट्स एन। अगर हमको ओ पी की वैल्यू निकालनी है, ओ पी की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा ओ एन प्लस एन पी, ओ एन प्लस एन पी। ओ एन क्या हो जाएगा, ये अगर इनके बीच एंगल अल्फा है तो ये हो जाएगा कोस अल्फा, ए कोस अल्फा, प्लस एन पी क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा, ए कोस अल्फा, क्योंकि इसके अलोंग है तो हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा आई कैप, और ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा जे कैप, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा जे कैप। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पर इसको देखोगे तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, केस बिल्कुल सिमिलर है। उसी प्रकार हमारा यहाँ पर क्या है, अगर आप देखोगे तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा यहाँ पर बी है, ये हमारा यहाँ पर टी है, ये टी है, ये बी है, और ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा यहाँ पर ए है, और ये एंगल अल्फा है। तो ये क्या हो जाएगा, जो ओ पी था वो क्या था, ए था। तो हमारा यहाँ पर ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए कोस अल्फा, ए कोस अल्फा, आई के स्थान पर हमें यहाँ लिखेंगे टी, प्लस ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा, जे के स्थान पर हम यहाँ पर लिखेंगे बी। अब देखिए ए क्या है, हमारे यहाँ पर जो ए है, जो हमने यहाँ पर जनरेटर लिया था, अगर आपको याद हो ए, ये क्या था, ये हमने यूनिट वेक्टर लिया था, यूनिट वेक्टर लिया था। यूनिट वेक्टर का सिंपली मीन्स जो हमारा यहाँ पर ए होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू कोस अल्फा टी प्लस साइन अल्फा बी, राइट। इसको मैं कुछ इस टाइप से हमारा यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर देखा जो ए की वैल्यू आती है, ए की वैल्यू क्या आती है, ए की वैल्यू हमारे पास आती है, अगर आपको याद हो ए की वैल्यू क्या आती है, ए की वैल्यू हमारे पास आती है, ये हमारा यहाँ पर ए था, ए कोस अल्फा टी प्लस साइन अल्फा बी, ए इज इक्वल टू कोस अल्फा टी प्लस साइन अल्फा बी, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आती है ए की, राइट, ए की वैल्यू। ये कैसे आई, ये मैंने अभी आपको बताया, राइट। ये हमारे यहाँ पर इस टाइप से ये आती है। नाउ अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू एस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए, तो चूँकि हमारे यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। कोस अल्फा भी कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एस, प्लस साइन अल्फा भी कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी एस, डी वी अपॉन डी एस। नाउ ए 0 इज इक्वल टू कोस अल्फा, ये हो जाएगा टी डैश प्लस साइन अल्फा, ये हो जाएगा बी डैश। और हमने अभी देखा था फॉर्मूले जो होते हैं सीरीज डिफरेंट फार्मूला, उसमें टी डैश की वैल्यू होती है कप्पा एन और बी डैश की वैल्यू होती है माइनस के टो एन। इनकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू कोस अल्फा, टी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी डैश की वैल्यू हो जाएगी कप्पा एन प्लस साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस के टो एन। अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा साइन अल्फा टो एन इज इक्वल टू कोस अल्फा कप्पा एन, राइट। या इसको लिखा जा सकता है साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इज इक्वल टू कप्पा एन अपॉन टो एन, कप्पा एन अपॉन टो एन। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कप्पा अपॉन टो। अब साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, अगर आप यहाँ पर देखोगे साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा को हमारे यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको टेन अल्फा, और टेन अल्फा क्या होगा, क्योंकि अल्फा कॉन्स्टेंट है
भाई अल्फा क्या है, जो एंगल है, जो डेफिनेशन थी हेलिक्स की उसमें इसमें हमने कहा था कि भाई जो एंगल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स टेन अल्फा भी कांस्टेंट होगा। दैट ऑल्सो मीन्स कि के अपॉन टो का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जो कर्वेचर अपॉन टोर्सन का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये थी हमारी नेसेसरी कंडीशन जो हमने प्रूफ की कि भाई अगर किसी कर्व को हेलिक्स होना है तो पहली कंडीशन उसकी ये भी होगी कि जो कर्वेचर और टोर्सन का रेशो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम सफिशिएंट कंडीशन में ये लेकर चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि जो कर्व है वो हेलिक्स होगा अगर ये कंडीशन होती है तब, राइट। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें हमने क्या किया नेसेसरी कंडीशन में, तो हमको पता है जो डेफिनेशन थी कि भाई जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट मीन्स यहाँ पर कर्व लिखा गया है लेकिन जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट और जो जनरेटर होता है वे क्या होते हैं, वे एक दूसरे से के साथ एक कांस्टेंट एंगल पर होते हैं। दैट ऑल्सो मीन्स कि भाई अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और जो टी है वो क्या होता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है। ए क्या है, ए जनरेटर है, जो कि हमने यूनिट लिया क्योंकि ए क्या है, ये हमारा यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमने इसको यूनिट वेक्टर लिया। तो हमारा यहाँ पर वैल्यू आती है ये। इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस और हमको वैल्यू मिलती है ये वाली। दैट मीन्स हमको पता चलता है जो एन है, जो जनरेटर है वो एन के परपेंडिकुलर है। एन के परपेंडिकुलर का सिंपली मतलब होता है कि वो उस प्लेन में लाई करता है जहाँ पर बी और टी है। दैट मीन्स वो हमारा यहाँ पर कुछ इस टाइप से लाई करता है, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पर तब ए की वैल्यू निकालते हैं जो कि आती है हमारे पास ये, और उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एस और सिंपली हमारे पास आता है कि भाई कप्पा और जो टो हैं वे कांस्टेंट होते हैं, राइट। नाउ हम प्रूफ करेंगे इसकी सफिशिएंट कंडीशन। ना सफिशिएंट कंडीशन, देखिए सफिशिएंट कंडीशन को प्रूफ करना बहुत ही आसान होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन थी उसमें जो लास्ट स्टेप थे उसको हम शुरू तक लेकर चलते हैं और ये प्रूफ हो जाता है आसानी से। तो इसमें हम क्या करेंगे, कप्पा अपॉन टो, लेट्स से इसमें हम मान के चलेंगे कि ये कांस्टेंट है और उस कंडीशन में जो कर्व होगा वो हेलिक्स होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब हमको प्रूफ करना है कि जो कर्व है वो हेलिक्स है, जबकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि कप्पा अपॉन टो कांस्टेंट है, जबकि नेसेसरी कंडीशन में हमने कप्पा अपॉन टो को कांस्टेंट प्रूफ किया था, राइट। अगर आपको याद हो तो ये आपको याद रखना है। तो कप्पा अपॉन टो कांस्टेंट है, कप्पा अपॉन टो क्या है, कांस्टेंट है। लेट्स से हमारा यहाँ पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट लेट्स से ये हमारा यहाँ पर टेन अल्फा है, क्योंकि लास्ट स्टेप जो था नेसेसरी कंडीशन में वो यही था, टेन अल्फा, जो कि हमारा यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है। टेन अल्फा का सिंपली मतलब है कि कप्पा अपॉन टो क्या हो जाएंगे, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा हो जाएंगे। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर एन भी था जो कि हमने कैंसिल किया था, राइट। तो अगर मैं इसकी गुणा करूँ तो ये हो जाएगा एन कप्पा कोस अल्फा इज इक्वल टू एन टो साइन अल्फा, एन टो साइन अल्फा। अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा एन कप्पा कोस अल्फा माइनस एन टो साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। या इसको मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, कोस अल्फा एन कप्पा प्लस साइन अल्फा माइनस के एन टो। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या करना है, जो टी डैश की वैल्यू होती है एन कप्पा और जो टो की वैल्यू होती है माइनस के एन, जो बी की वैल्यू होती है, बी डैश की वैल्यू होती है माइनस के एन टो, उनकी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट करना है, राइट, जैसे हमने वहाँ पर किया था। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पर बी डैश हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पर टी डैश हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा कोस अल्फा टी डैश प्लस साइन अल्फा बी डैश। अब टी डैश बी डैश का सिंपली क्या मतलब होता है, टी डैश का मतलब होता है डी टी अपॉन डी एस, उसी प्रकार बी डैश का मतलब होता है डी बी अपॉन डी एस, राइट। तो ये जाएगा कोस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, राइट, इज इक्वल टू जीरो। कोस अल्फा डी टी अपॉन डी एस प्लस साइन अल्फा डी बी अपॉन डी एस इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब स्टेप चेंज होंगे हमारे। तो अब यहाँ पर आप देख लोगे ये हमारा यहाँ पर क्या है, कॉमन है, डी अपॉन डी एस क्या है, ये हमारा यहाँ पर कॉमन है। तो डी अपॉन डी एस को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचता है, टी कोस अल्फा, राइट, ये टी बचेगा टी कोस अल्फा प्लस यहाँ पर क्या बचता है बी साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर है डी अपॉन डी एस एंड यहाँ पर ये एक टर्म है, लेट्स से ये एक्स है, इज इक्वल टू जीरो है। अब किसी भी चीज का, किसी भी टर्म का अगर डिफरेंशिएशन जीरो है दैट सिंपली मीन्स कि वो कांस्टेंट है, राइट। उसका सिंपली मतलब ये होता है भाई कांस्टेंट होता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही तो जीरो होता है। दैट मीन्स ये जो टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये कांस्टेंट है। तो ये टी कोस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा, ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर ए है, क्योंकि जो ए है, जो जनरेटर है वो भी तो कांस्टेंट है, वो भी तो हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, वो भी तो यूनिट वेक्टर है। नाउ अब मैं अगर यहाँ पर इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँ टी का,
अगर मैं इन दोनों के साथ टी का डॉट प्रोडक्ट कर दूँ, सिंपली बस आपको ये करना है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टी डॉट टी कोस एल्फा प्लस टी डॉट बी साइन एल्फा इज इक्वल टू टी डॉट ए। नाउ टी डॉट टी क्या हो जाएगा, टी डॉट टी हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा, एंड टी डॉट बी क्या हो जाएगा, टी डॉट बी हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टी और बी क्या है, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है, एंड कोस एल्फा क्या होता है, ये हो जाएगा टी बी कोस एल्फा, एंड एल्फा क्या हो जाएगा 90, कोस एल्फा होता है 0, तो ये हमारे पास 0 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा टी डॉट टी दैट इज 1, एंड ये हो जाएगा कोस एल्फा, एंड ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि टी डॉट बी 0 होंगे, ये 0 इज इक्वल टू टी डॉट ए, या मैं कह सकता हूँ कोस एल्फा इज इक्वल टू टी डॉट ए। अगर आपको याद हो डेफिनेशन हेलिक्स की तो क्या होती है, यही तो होती है कि भाई जो टेंजेंट है और जो जनरेटर है उनके बीच जो एंगल होगा वो कांस्टेंट होगा, और यही तो इसका मतलब है, राइट। अगर आपको याद हो डेफिनेशन में ही हमने यहाँ पर लिखा था कि टी डॉट ए क्या है, कांस्टेंट है, दैट सिंपली मीन्स कि वो हेलिक्स है, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर होता है नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन, राइट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ ईमेल इन योर स्क्रीन, आप वहाँ पर भी अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल।